क्या होता है मेलेज्मा, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं और होम्योपैथी से इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जानते हैं इस वीडियो में। मेलेज्मा एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि हमारे फेस के ऊपर में ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित भी रहते हैं। आपने काफ़ी इस तरह के वीडियो देखे होंगे, उनको जाना भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इसको थोड़ा और डेप्थ में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि मेलेज्मा क्या होता है और होम्योपैथी से हम बिना किसी साइड इफेक्ट के इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मेलेज्मा क्या होता है, हम फोटो के द्वारा इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारी स्किन मल्टीपल सेल्स से बनी हुई रहती है, जिसमें से कुछ सेल्स पिगमेंट्स बनाने का काम करते हैं जिनको मेलानोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करती है। ये मेलानिन बनने के बाद में हमारे जो स्किन की सेल्स, हमारे आसपास की जो सेल्स है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण स्किन का कलर ब्राउन होने लगता है। कुछ लोगों के अंदर में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन ज़्यादा डार्क या ब्राउन रहती है, और जिन लोगों के अंदर में मेलानिन का प्रोडक्शन कम रहता है उनकी स्किन फेयर रहती है। कई बार कुछ रीजन से हमारे स्किन के पर्टिकुलर एरिया के अंदर में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर में स्किन का कलर ब्राउन हो जाता है। उस कंडीशन को हम हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं और यही मेलाज्मा होता है। यानी मेलाज्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर में हमारे स्किन के पर्टिकुलर एरिया पे ब्राउन कलर ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम मेलाज्मा बोलते हैं। ये मेलाज्मा हमारे फेस के ऊपर में कहीं पर भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये हमारे चिक्स के ऊपर यानी हमारे गालों के ऊपर रहता है, हमारे नोज के ऊपर भी हो सकता है और कई कई केसेस के अंदर में हमारे फॉरहेड के ऊपर भी देखा जाता है। अब अगर हम एज की बात करें तो ये ज़्यादातर 25 से लेके 40 या 45 उम्र तक के लोगों के अंदर में ज़्यादा होता है, और उसके अंदर में भी फीमेल्स के अंदर में ये बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। 90% फीमेल्स के अंदर में मेलाज्मा होने के चांसेस रहते हैं, ओनली 10% के आसपास में मेल्स के अंदर में। कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स के अंदर में मेलाज्मा हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्लोज्मा बोलते हैं। यानी क्लोज्मा कुछ नहीं है, एक मेलाज्मा ही है जो कि फीमेल्स के अंदर में प्रेगनेंसी के दौरान। अब अगर हम बात करें कॉजेज के बारे में, ये क्यों होता है, तो इसको अगर ठीक से देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ कॉमन कॉजेज है जिसके कारण मेलाज्मा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसमें से जो पहले नंबर पर है वो है हार्मोन्स। फीमेल के अंदर में दो तरह के फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इनका लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो फीमेल्स के फेशियल स्किन रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा है। जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, उनके अंदर में भी हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मेलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी मेलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस दौरान भी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो उस वजह से उस टाइम मेलाज्मा होता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है वो है जेनेटिक्स। यानी फैमिली की हिस्ट्री के अंदर में किसी को मेलाज्मा का केस है तो जीन्स के द्वारा उनको भी मेलाज्मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी के मदर, ग्रैंड मदर या फादर, ग्रैंड फादर के अंदर में इस तरह की कंडीशन रहती है, तो उसके अंदर भी मेलाज्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर बहुत ही कॉमन कारण देखा गया है वो है सनलाइट। सनलाइट के अंदर में बहुत देर तक रहने से भी जो हमारी स्किन की सेल्स है वो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है और मेलाज्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत रहती है। तो ये तो बहुत ही कॉमन कारण थे जिससे मेलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो कि कॉमन नहीं है, लेकिन उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ तरह की बीमारियां होती है, उसके अंदर में भी मेलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उन बीमारियों का मेलाज्मा से भी लिंक होता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की जिनको प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर मेलाज्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के कारण भी मेलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़े रहते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग बहुत टाइम तक कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो मेडिसिन को भी लंबे टाइम तक यूज करने से मेलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा है। और कई बार देखा गया है कि लोग बहुत तरह की कॉस्मेटिक चीज़ें यूज करते हैं, तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाए बिना खुद से ही कॉस्मेटिक चीज़ें चूज करके उसको यूज करने से भी मेलाज्मा होने के चांसेस है। तो हमेशा अगर इस तरह की कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर को दिखाकर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन ले, तो वो स्किन रिलेटेड साइड इफेक्ट होने के चांसेस कुछ कम करते हैं। अब अगर इसके टाइप्स के बारे में बात की जाए तो ये मेनली दो तरह का होता है। एक हमारे स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है जिनको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, अगर वहाँ पर मेलाज्मा है तो उसको एपिडर्मल मेलाज्मा बोला जाता है। और अगर मेलाज्मा बहुत अंदर तक स्किन के डीप साइड तक चला गया है
जहाँ पे डर्मिश लेयर होती है तो उसको डर्मल मेलास्मा बोला जाता है। तो ये 2 तरह के मेलास्मा मेनली रहते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट भी आपसे करवा सकते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स तो स्किन देखते ही पहचान जाते हैं, लेकिन कई बार विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के कारण भी मेलास्मा रहता है, तो विटामिन D3 का टेस्ट आपको लिख कर दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी छोटे टेस्ट दे सकते हैं, जैसे थायराइड का हुआ या और तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी आपसे करवा सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इससे पहले आपको 2-3 बातें जाननी बहुत जरूरी है। मेलास्मा एक क्रोनिक कंडीशन होती है, ये कोई तुरंत हुई बीमारी नहीं है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है। पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंट के साथ में मेडिसिन कुछ लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है, जिससे ये धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होता है। तो इसमें कभी भी ट्रीटमेंट में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसको रेगुलरली डॉक्टर को दिखाते हुए लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसके अलावा हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाना रहता है। मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल की चेंजेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब ये पूरी तरह से खत्म होता है। तो जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद में आपको कुछ मेडिसिन और कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जो कि आप उसको रेगुलरली फॉलो करोगे तब ये पूरी तरह से ठीक होगा। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी के अंदर में इसका बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, लेकिन इस तरह की कंडीशन तुरंत ठीक नहीं होती है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, लंबे टाइम तक दवाई लेनी पड़ती है, जिससे ये धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और साथ में जब आप डॉक्टर को दिखाने जाए तो अपना केस पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ दे। अपने खुद से डॉक्टर को एडवाइस मत दे कि सर मैं मुझे ये मेडिसिन दे दीजिए, वो मेडिसिन दे दीजिए, ऐसा नहीं। आप अपना केस पूरी तरह से डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको मेडिसिन दे, तो उन्हीं मेडिसिन को आप रेगुलर लेते रहेंगे। उसमें वैसे तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें पूरी केस हिस्ट्री के हिसाब से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। लेकिन कुछ कॉमन होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें हेल्पफुल रह सकती है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाकर ही आप ट्रीटमेंट ले तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैंने आज तक मेलास्मा के जितने भी केस ठीक किए हैं उसके अंदर जो मैंने मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें से जो पहले नंबर पर है वो है CPR30। CPR जो मेडिसिन है उससे मेलास्मा के अंदर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और वो स्किन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मेडिसिन है वो है नेक्टर म्यूरिटिका। ये मेडिसिन भी इस तरह के केसेस में बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो होम्योपैथी के अंदर में एक मदर टीचर मेडिसिन है वो भी इस तरह के केसेस में काफ़ी इफेक्टिव है, बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टीचर। इस मेडिसिन को आधा कप पानी के अंदर में 15 बूंद डाल के 15 दिन में 3 बार करके लेते रहने होते हैं। तो ये धीरे धीरे मेलास्मा है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन जो कि आपके केस के ऊपर निर्भर करती है। हमेशा अपने डॉक्टर से पूरी तरह से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार है, उनको अगर इस तरह के वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आगे भी आने वाले जो वीडियोज़ है उनको आप देख के लाभ उठाते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।